जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का कॉम्पिटिटिव जंक्शन में। जो लोग नए रुक जाइए, भागना मत एकदम कि स्मार्ट बोर्ड नहीं है देख करके, रुको शांति रखो। हम लोग फंडामेंटल राइट्स जो पढ़ रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से 2020 की जो हमारी सीरीज चल रही है, आज का उसका टॉपिक है आर्टिकल 12। मैंने जैसा आप लोगों को बताया कि शॉर्ट थोड़े वीडियो बनाना है अब और एक एक आर्टिकल को अच्छे से समझना है, तो आज का उसका टॉपिक है आर्टिकल 12। अब आर्टिकल 12 में क्या है वो हमको समझना है, फालतू की बात ना करते हुए सीधे आर्टिकल 12 पे आते हैं। देखिए, फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार हम लोगों को 12 से लेकर के कहां तक दे रखे, 35 तक दे रखे, और भाग 3 में दे रखे, पार्ट 3 में दे रखे हमको संविधान के। तो 12 से 35 तक हमको क्या मिले हैं, मूल अधिकार। लेकिन दोस्तों इन 12 से 35 तक में हम लोगों को 14 से 32 तक ही केवल क्या मिले हैं, फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, मूल अधिकार मिले हैं 14 से लेकर 32 तक। तो इनमें 12 और 13 में क्या चीज है भैया, 12 और 13 में क्या है, शुरुआत में हम लोग देखें तो 12 और 13 में क्या है, फिर 33 में क्या है, 34 में क्या है और 35 में क्या है, इन चीजों को हमको समझना है। तो आज हम सिर्फ 12 के ऊपर बात करेंगे। तो 12 में क्या दे रखा है, राज्य की परिभाषा दे रखी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखा है, राज्य की परिभाषा दे रखी है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दे रखा है। जब कभी भी हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो भी आर्टिकल हम लोगों को पढ़ना है, वहां पर हर जगह एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, राज्य, स्टेट शब्द। इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने जो संविधान बनाया उसमें आर्टिकल 12 में उन्होंने क्लियर कट डिफाइन करके रखा हुआ है कि राज्य की परिभाषा में क्या है। अब आज आपको समझ में आएगा, जो भी आर्टिकल 12 आपने पढ़ा है वो आप लोगों ने सतही स्तर पर पढ़ा है। अगर आर्टिकल 12 अच्छे से समझ लोगे तो आपको इसकी आलोचना करने में मजा आएगा। जब फंडामेंटल राइट्स की आलोचना करने में हम लोगों को बोलेगा तो हम लोग आसानी से कर पाएंगे। तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा इसलिए लिखी है क्योंकि हर जगह आर्टिकल 14, 15, 16 सब जगह पर क्या लिखा है, राज्य शब्द आता है, स्टेट शब्द आता है। तो संविधान निर्माताओं ने उसको क्लियर डिफाइन कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं डिफाइन कर पाए। समझाता हूं, डेफिनेशन ऑफ स्टेट में देखो, भारत सरकार व संसद आता है। 4 तरह की उन लोगों ने डेफिनेशंस बताई, उसमें भारत सरकार और संसद, मतलब राज्य का मतलब है भारत सरकार और संसद। पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट आता है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत आने वाली है ना। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला राज्यों की सरकारें, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है, ये जहां यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई और पार्लियामेंट हो गई, यहां पर बोला स्टेट गवर्नमेंट और विधानमंडल, मतलब लेजिस्लेचर की बात करें। लेजिस्लेचर में क्या आता है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधानमंडल में विधानसभा भी आ जाएगी और विधान परिषद भी आ जाएगी। मुझे लगता है आप लोगों को इसमें कोई समस्या होगी। तीसरा पॉइंट देखो कि सभी स्थानीय निकाय, जितने भी स्थानीय निकाय है, मतलब टेम्पररी जो लोकल बॉडीज है, स्थानीय निकाय मतलब लोकल बॉडीज होगा, जो स्थानीय निकाय है वो सब इसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो नगर पालिकाएं, पंचायत और जिला बोर्ड। अब यहां से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होना स्टार्ट होगी चीजें, पहले चौथा पॉइंट समझो फिर तीसरे पे वापस आएंगे। अन्य सभी निकाय, अदर इंपॉर्टेंट जो बॉडीज है, चाहे वो क्या हो, वैधानिक हो या गैर संवैधानिक हो, मतलब संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, सब कुछ इसमें आ जाएगा, है ना। वैधानिक हो, संवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, सारी के सारे निकाय आ जाएंगे। अब यहां पर क्या होगा, मामला उलझेगा। तो ये 4 चीजें आप लोगों को, इसमें से 4 चीजों में से शॉर्टकट में बहुत सारे कहीं एजुकेटर्स होते हैं जो आप लोगों को डायरेक्ट बोलते हैं कि जैसे राज्य का मतलब क्या होगा, भारत से मतलब निकाल के यहां पर इसकी कहानी खत्म कर देते हैं। लेकिन दोस्तों आज इसको समझो, तब आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में भी मजा आएगा, और आप जब इसकी आलोचना करोगे तो भी आपको समझ में आएगा कि क्यों हम इसकी आलोचना कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसे तीसरा पॉइंट इसने बोला सभी स्थानीय निकाय की बात करें हम, इंपॉर्टेंट जो बॉडीज है उसमें नगर पंचायत वगैरह। तो जब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट इन का निर्णय करता है कि भैया इन सब बॉडीज में कौन कौन आएगा, तो ये अस्पष्ट है एक हिसाब से। इसमें बोला जिला बोर्ड आदि, और क्या हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो कोई भी आदेश देता है, जो कोई भी कानून बनाता है, जो कोई भी अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करता है, वो सब किस में आ जाएंगे, आपके सभी स्थानीय निकाय में आ जाएंगे, लोकल बॉडीज में आ जाएंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया। तो ये भी उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है समझने में। सबसे ज्यादा दिक्कत इसी के साथ में है कि सभी अन्य निकाय और वैधानिक या गैर संवैधानिक संस्था। तो इस तरीके से राज्य की विस्तृत व्याख्या यहां पर की हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान में आर्टिकल 12 में, है ना। जब कभी भी आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप कहां जाते हो, सुप्रीम कोर्ट जाते हो। जैसे कि आर्टिकल 16 में क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि जब कभी राज्य की विस्तृत व्याख्या इसीलिए की उन्होंने, क्यों विस्तृत की है, क्योंकि हमको फंडामेंटल राइट्स स्टेट के खिलाफ मिले हैं, राज्य के विरुद्ध मिले हैं, राज्य के विरुद्ध मिले हैं अगर हम लोगों को ये, तो हम लोग फंडामेंटल राइट्स के हनन पर, मूल अधिकारों के हनन पर, उल्लंघन पर कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट इस बात की व्याख्या करेगा कि ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है भी कि नहीं। तो अब हमको समझना है क्या, जैसे आर्टिकल 16 में लिखा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। आप राज्य आगे लगा लो, हर जगह राज्य लिखा हुआ है कि राज्य जब कभी भी लोक नियोजन के विषय में कोई विषय बनाएगा, अवसर की समता देगा। मतलब अगर आप लोग जैसे कि फॉर्म भर रहे हो एमपीपीएससी का, यूपीएससी का, या किसी भी एग्जाम्स का फॉर्म भर रहे हो, तो हम लोग क्या है, सब लोगों के लिए इक्वल है, सब लोग फॉर्म भरेंगे, सब कुछ करेंगे। मान लीजिए आपने यूपीएससी का फॉर्म भरा या एमपीपीएससी का फॉर्म भरा,
तो क्या वो राज्य ने करा है? क्या आपके साथ समानता है? मान लो आपका फॉर्म खारिज कर दिया गया, एमपीपीएससी या यूपीएससी का आपका फॉर्म क्या हो गया, रिजेक्ट कर दिया गया। अब आप सोचो कि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, आपको तो कलेक्टर बनना है, आईएएस बनना है, डिप्टी कलेक्टर बनना है, तो आप कहां जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट उसका निर्णय देगा कि भैया ये राज्य में आता है या नहीं आता, स्टेट में आता है नहीं, क्योंकि यहां राज्य लिखा हुआ है, यहां तो क्लियर कट स्पष्ट लिखा हुआ है। तो जब आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप वहां जा रहे हो। लेकिन दोस्तों यहां से एक बात आती है इस चीज को लेकर के, अन्य सभी निकाय कौन से हैं, तो उस चीज को समझो। क्या कॉलेज उसमें आते हैं? क्या यूनिवर्सिटीज उसमें आएगी? क्या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आता है? या ये सब क्या राज्य की परिभाषा में आते हैं? तो ये अन्य सभी निकाय में कौन कौन आ जाएगा? ये विवाद का मुद्दा उठा। जिस तरीके से एक बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया उसी तरीके से यहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा, उस चीज को हमको समझना। तो ये 3 मार्कर के हिसाब से आपका काम कंप्लीट होता है। आप राज्य की, आपसे आर्टिकल 12 लिखा हुआ गया, 3 मार्क्स में लिखना है, तो आप इन 4 चीजों को लिख दो, आपका काम बन जाएगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए सब। ठीक है, तो राज्य की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अब पहला मामला समझो कि पहला मामला क्या हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का मामला आया। यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई का मामला आया। ये कुछ मामला था यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो ये मामला कहां गया? सुप्रीम कोर्ट में गया। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब फंडामेंटल राइट्स छीने जाएंगे तभी जाएगा कोई ना कोई मामला। तो जब ये मामला वहां पर गया तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि भैया ये जो एक बात है, 2 बातें और 3 बात, जो ऊपर के 3 क्लॉजेस है, जो ऊपर की 3 बातें हैं, वो 3 बातों में सरकार आ रही है, संसद आ रहा है, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय निकाय वगैरह आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं संप्रभु है, सोवरेन है। एक हिसाब से इनको कानून बनाने का अधिकार है, नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार है, ये सारे अधिकार इनको हैं। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है वो कोई संप्रभु निकाय नहीं है। मतलब ये 1, 2 और 3 जो ये दे रखी है बातें, ये 3 बातें क्या करती है? ABCD वाली भी दे रखी है इंग्लिश में, तो 3 बातों को फुलफिल नहीं करती। तो यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है, इसका मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं हुआ है। मामला रफा दफा। नेक्स्ट मामला आता है उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये सब चीजें कोई नहीं पढ़ाता है, बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, है ना, टाल देते हैं। तो इसको समझो कि भाई ये मामला रफा दफा हो गया, क्योंकि आपके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आपको इन चीजों को समझना जरूरी है। फिर उसके बाद में आता है उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। सुप्रीम कोर्ट जाता है मामला, तो पुराना फैसला क्या करते हैं? रद्द करते हैं, रद्द कर देते हैं और बोलते हैं कि भैया 1, 2 और 3 बातें जरूरी नहीं है कि संप्रभु होगा तो ही वो क्या होगा? स्टेट होगा। इसका मतलब इस मामले को, फैसले को रद्द कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि भैया स्टेट ऑफ यूपी जो भी बातें थी, वो स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी वाला, मद्रास वाला, वो कोई बाधा नहीं है, संप्रभु होना जरूरी नहीं है, सोवरेन होना कोई जरूरी बात नहीं है कि सोवरेन होगा तो ही वो क्या होगा? राज्य होगा, स्टेट होगा। मतलब सब चीजें स्टेट में काउंट होगी, यूनिवर्सिटी वगैरह। उज्जमबाई मामले में ये कहा गया, इसको शॉर्ट में समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि भैया राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। अब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आ गया, तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या राज्य है? स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या? स्टेट के खिलाफ हमको मिले हैं फंडामेंटल राइट्स। अगर आपके घर की लाइट काट दी है, आप बिल भर रहे हो, फिर काट दी, फिर बिल भरे, वहां कंप्लेंट करके आया, फिर काट दी लाइट, आपको दिमाग खराब आपका, एक दिन बोले जो बने कर लो, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे ना, आपके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं। आपको निवास की स्वतंत्रता है, आपको पानी पीना जो भी करना है, सब जीवन जीने की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में आपको, और जीवन जीने की स्वतंत्रता में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे फैसले दिए हैं, उसके तहत 40-50 चीजें बता के रखी उसने, तो ये सब चीजें आएंगी। तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल के बीच में मामला हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भैया क्या हुआ, इसमें क्या निर्णय दिया? सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो एक एक्ट के तहत बना है, मतलब अधिनियम के तहत बना है ये, और जरूरी नहीं है कि भैया ये जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बना है संप्रभु हो। तो इसका मतलब ये है कि ये भी राज्य की श्रेणी में आएगा, ये भी राज्य, ये भी राज्य। पुराने मामले बता दिए उसने सारे कि भैया सब कुछ राज्य में आएगा। इसका मतलब अगर इससे रिलेटेड कोई फंडामेंटल राइट छीना जाएगा तो व्यक्ति कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जितने भी है वो सब क्या है? राज्य है। शॉर्टकट में चीजें समझा रहा हूं, सिर्फ ये एग्जाम में बहुत कम आते हैं, आते ही नहीं है लगभग, ये मान के चलो, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना काम नहीं बनता, मजा नहीं आता। नेक्स्ट मामला आता RD शेट्टी वर्सेस इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी। RD शेट्टी वर्सेस इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला मामला। ठीक है, तो ये इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी में क्या हुआ? टेंडर निकला भैया। जैसे कि टेंडर निकले, हम लोग भी पुताई का काम करते थे पहले, तो टेंडर निकलते, तो टेंडर भरना पड़ता है। गवर्नमेंट जितने भी डिप्टी कलेक्टर के बंगले हैं, मैंने ही पोते हैं देवास में, KP कॉलेज भी मैंने पोता है, डाइट कॉलेज भी मैंने पोता है। मैं पुताई का काम करता था पहले, तो मैंने बहुत सारे पुताई करे हुए हैं, बहुत सारे सरकारी कॉलेजेस मैंने पोते हैं। तो टेंडर निकलता है, तो टेंडर भरना पड़ता है। तो RD शेट्टी वर्सेस इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें, इतनी आसानी से बोल देते हैं दोस्तों, लेकिन बहुत कठिन होता है सब चीजें। बोल तो मैं बहुत आसानी से देता हूं, लेकिन वो मेहनत बहुत अलग होती है। RD शेट्टी वर्सेस इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी वाला मामला निकला, एक टेंडर निकला, तो ये RD शेट्टी साहब का टेंडर क्या हो गया? फेल हो गया। अब फंडामेंटल राइट से है, तो भाई ये टेंडर भरा है, तो वहां टेंडर क्यों फेल हुआ बताना पड़ेगा। तो ये क्या है? इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो पहले सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है कि नहीं, क्या ये राज्य की परिभाषा में आता है कि नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इंडियन अथॉरिटी एक्ट 1971 के तहत ये बना है।
भाई इंडियन अथॉरिटी एक्ट 1971 के तहत ये बना है। इसमें एक चेयरमैन होता है, इसका मैनेजमेंट देखते हैं, इसमें पूंजी गवर्नमेंट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि ये फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। इसका मतलब ये भी राज्य की परिभाषा में आएगा, स्टेट की परिभाषा में आएगा। और इसमें जो आर डी शेट्टी में जो मामला है, इसके 4-5 मामले मैंने यहां पर भी लिखे क्योंकि यही कॉमन है। आगे बताऊंगा कि इसमें और इसमें क्या मामला है, क्या समानता है, वो भी देखना। फिर नेक्स्ट मामला हम लोग देखते हैं, एक दो मामले और भी थे, हमको ज्यादा डिटेल नहीं करना उनको। सोम प्रकाश बनाम भारत संघ 1981 का मामला, ये सबसे इंपॉर्टेंट मामला है, ये भी हम लोगों को ध्यान रखना। आर डी शेट्टी वाला भी इंपॉर्टेंट मामला था। तो इसमें क्या करा 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने, इसने भी 5 बातें बताई थी, देखेंगे अपन क्या 5 बातें थी वो। सुप्रीम कोर्ट ने 5 शर्तें बताई सोम प्रकाश बनाम भारत संघ वाले मामले में। अब सिर्फ समझ लिया हम लोगों ने चीजें कि राज्य की परिभाषा में आता है कि नहीं आता है कि नहीं, ये मामले सुप्रीम कोर्ट जाए तो राज्य की परिभाषा में आएगा कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यदि उसको वित्तीय सहायता मिलती है, फाइनेंशियल क्या बोलते हैं उसको, हेल्प मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो राज्य की, स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। कार्य उसका सार्वजनिक महत्व का हो, मतलब सार्वजनिक काम से रिलेटेड हो, तो वो स्टेट गवर्नमेंट में आएगा, है ना, स्टेट में आएगा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं, सॉरी, स्टेट में आएगा। प्रशासनिक नियंत्रण हो, मतलब हमारी गवर्नमेंट का उसके ऊपर क्या हो, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो, तो वो स्टेट की परिभाषा में आएगा। पहले गवर्नमेंट में काम करता हो लेकिन अब निजी हो चुका हो, तो भी वो क्या होगा, स्टेट की अकाउंट में होगा। कुछ अधिकार उसको गवर्नमेंट के द्वारा दिए हुए, या एकाधिकार भी कहते हैं उस चीज को, कि उसके पास एकाधिकार हो कि काम वही कर सकता है केवल, इसके अलावा कोई और काम नहीं कर सकता, तो वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। तो इस तरीके के कुछ अधिकार उसको दिए गए। तो ये कहा गया सोम प्रकाश बनाम भारत संघ के मामले में। लिखने के लिए नहीं आएगा, सिर्फ समझाना चाह रहा हूं चीजें, हाँ ध्यान रखना। बहुत जल्दी 10-12 मिनट में आप लोगों को समझा दूंगा, काम बन जाएगा आपका, है ना। फिर आता है अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस। अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस। तो इस खालिद मुजीब केस में ये वाली बातें भी दोहराई गई थी। इसमें क्या कहा गया था कि पूरे शेयर जो है पूंजी सरकार द्वारा आयोजित हो, मतलब जो शेयर्स वगैरह है, पूंजी है, वो क्या हो, सरकार देती हो। ये भी इस मामले में भी ये कहा गया, तो वो स्टेट की श्रेणी में आएगा, राज्य की गिनती में आएगा। आगे बात करें, उसको वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल चीजें मिलती हो, तो वो भी स्टेट की श्रेणी में आएगा। उसको मोनोपोली स्टेटस मिलता हो, तो वो क्या होगा, एकाधिकार मिलता हो, तो वो भी क्या आएगा, राज्य की श्रेणी में आएगा। और राज्य का गहरा व व्यापक उसके ऊपर नियंत्रण हो। आप इसको लिखना मत, ये चीजें लिखना मत, हाँ सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, आपको लिखने की जरूरत नहीं। और अगर लिख भी लोगे शॉर्ट में तो अच्छी बातें लिख लो, तो लेकिन लिखना मत, मेरे हिसाब से तो आप मत लिखना इसको, कि राज्य का गहरा और व्यापक नियंत्रण हो। फिर उसके बाद में एक विभाग, निगम हो, मतलब निगम की तरह काम करता हो, तो और उसके बाद में क्या हुआ, ये चीज, हाँ ठीक है 5। तो यही के यही मामले आर डी शेट्टी में दोहराए कि सब क्या राज्य की श्रेणी में आएगा। अब आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं। वर्तमान एक विवाद है, 2019 में वापस से ऐसा विवाद उठा था, संजय बहेल वर्सेस भारत संघ मामला। संजय बहेल वर्सेस भारत संघ मामला किससे रिलेटेड, संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड, एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, उससे रिलेटेड मामला है। करंट का मामला 2019 का, दिल्ली हाईकोर्ट में गया, तब उन्होंने कहा था कि राज्य की डेफिनेशन में नहीं आता है। तो एक बार जरा सर्च करके देखना कि क्या मामला है, वो आप लोगों के लिए होमवर्क में है। मुझे तो आता है, मैंने तो देख लिया है, करंट में जब हम लोग पढ़ते थे तो मैंने देखा हुआ है, लेकिन आप लोगों के लिए होमवर्क, ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए कि क्या था संजय बहेल का मामला, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आर्टिकल 12 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और हम लोगों ने काफी विस्तृत इसको पढ़ा है। आर्टिकल 12 को 3 मार्क्स के हिसाब से आपको ये चीजें याद रखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो नहीं लिया हो तो। और इसी तरीके से हम आर्टिकल 13 भी पढ़ने वाले हैं। तो ये तो काम था प्रीलिम्स और मेंस का। आर्टिकल 13 काफी डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 से मेंस का भी क्वेश्चंस बनता, वो भी बताएंगे। प्रीलिम्स और मेंस में कैसे आएगा वो भी बताएंगे। 3-4 सिद्धांत उसमें है, वो भी बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप लोगों का चैनल है, आप ही इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और ज्यादा मेहनत करूंगा, दिल से मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।